हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी ना करना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस या जियोथर्मल एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना क्वेश्चन मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नेचुरल एनर्जी। देखिए, फॉसल फ्यूल्स जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये जो है ना एक्जिस्टेबल होते हैं, मतलब कि ये ख़त्म हो सकते हैं और फिर इनको बनने में बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज। देखिए, बायोगैस यानी कि गोबर गैस में और सीएनजी में कौन सा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पाया जाता है? तो वो क्या, वो बुटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है या इथेन है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, मीथेन। ठीक है, बी मीथेन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मीथेन को CH4 भी कहा जाता है, तो ये याद रखना कि CH4 भी कहा जाता है। और बायोगैस में और सीएनजी में ये एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है होता है। ये जो है 75% ऑफ बायोगैस में इसी की मात्रा होती है और सीएनजी में भी ये एक मेजर कंपोनेंट होता है जो कि गोबर गैस को और सीएनजी को एक्सीलेंट क्लीन बर्निंग फ्यूल बनाता है। यानी कि ना ही ये उतना पोल्यूशन करता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन डोमेस्टिक कुकिंग इज। देखिए, एलपीजी गैस जो कि डोमेस्टिक घरों में, ठीक है ना, आपकी आम रसोई में यूज़ होती है, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बी, बुटेन। ठीक है, बुटेन जो है पाया जाता है। देखिए, जो एलपीजी होती है ना, वो मिक्सचर होता है प्रोपेन का और बुटेन का। ठीक है ना? लेकिन जो बुटेन होता है ना, वो जो होता है डोमिनेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है ना? और एक और चीज़ याद रख लीजिए, इथाइल मरकैप्टन जो है वो ऐड की जाती है ओडोरेंट, ताकि लीकेज जब हो तो एक जो है पता चल सके। मतलब जो खुद एलपीजी होता है ना, उसकी कोई जो स्मेल नहीं होती है, इसीलिए उसमें इथेल मरकैप्टन जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है ना? ताकि लीकेज वगैरह को डिटेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। देखिए, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में किस मटेरियल को यूज़ किया जाता है मॉड्यूलेटर की तरह, ताकि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उसको क्या किया जाए, स्लो डाउन किया जाए। ठीक है? तो आपने उम्मीद है कि ऑप्शन पढ़े होंगे। चलो, पहला ऑप्शन है बोरोन और कैडमियम रोड्स, बी ऑप्शन है हैवी वाटर एंड ग्राफाइट, सी ऑप्शन है लिक्विड सोडियम और डी ऑप्शन है यूरेनियम 235। देखिए, इसका राइट आंसर है हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। ठीक है, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, इसको मॉड्यूलेटर की तरह यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में, ताकि न्यूट्रॉन्स को जो है स्लो डाउन किया जाए। ओके, समझ आई आपको? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और एक और छोटी सी चीज़ जान लो, जो बोरोन 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 और कैडमियम डॉट्स होती है ना,
इनको यूज़ किया जाता है कंट्रोल रॉड्स की तरह, ताकि ये प्रोटॉन्स को जो है ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स को, सॉरी प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स को जो है वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ओके, खैर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द एनर्जी जनरेशन इनसाइड द कोर ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स इज ड्यू टू। देखिए जो एनर्जी जनरेशन होती है सन के कोर के अंदर या फिर अदर स्टार्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर फिजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, केमिकल कंबक्शन की वजह से, या रेडियो एक्टिव अल्फा डिके की वजह से। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो है कोर ऑफ द सन जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है ना, समझ आई। देखिए सन जो होता है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लाई जो होता है सन के अंदर, वो कंबाइन होता है ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से, ठीक है ना, और टेम्परेचर की वजह से, जो कि बनाता है हीलियम न्यूक्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, समझ आई। तो बस मेन ये याद रखो कि न्यूक्लियर फ्यूजन है इसका आंसर, अगर नहीं है पता तो। ज़्यादा इतना भी मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती तो फैक्ट को कम से कम याद रख लो, उसी से शायद काम हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। खैर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच एलिमेंट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सोलर सेल्स। देखिए सोलर सेल्स के सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? कॉपर का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, या सिल्वर का? तो राइट आंसर आएगा बी, सिलिकॉन, ठीक है ना। सिलिकॉन इज द राइट आंसर। देखिए सिलिकॉन जो है ना वो स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो कि फैब्रिकेटिंग करने के लिए काम आता है फोटोवोल्टिक सेल्स को, क्योंकि वो सूटेबल होते हैं बैंड गैप को के लिए, जो कि कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली, किसके? फोटोवोल्टिक इफेक्ट से। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ऑपरेशनल स्पीड ऑफ अ विंड टर्बाइन जनरेटर द मिनिमम थ्रेशहोल्ड विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज एक्सप्रोक्सीमेटली। देखिए विंड टर्बाइन जनरेटर को ऑपरेशन रखने के लिए एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड विंड स्पीड चाहिए होती है, और वो कितनी चाहिए होती है अप्रॉक्स में? तो वो चाहिए होती है 15 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। क्या कितनी चाहिए होती है? 15 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। अगर आप प्रिसाइज बात की जाए तो मतलब 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चाहिए होती है, ताकि वो ब्लेड्स को जो है ना रोटेट करा सकें, इतना फास्ट करवा सकें ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो पाए। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आएगा 15 किलोमीटर पर हावर। ओके, खैर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए इनमें से कौन सी एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी की? क्या वो विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी जो हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी हैं, बनती है सोलर एनर्जी की से ही है, लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे विंड एनर्जी अलग तरीके से, डायरेक्टली तो नहीं ना सोलर रेस की वजह से वो बन रही, वैसे ही बायोमास एनर्जी, ठीक है ना, वैसे ही ओशन थर्मल एनर्जी, ये इनका जो आप ये रखिए कि बेस सोलर एनर्जी है, लेकिन डायरेक्टली सोलर एनर्जी की वजह से ये नहीं बनती, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी से ये बनती है, ठीक है ना। अब जैसे कैसे विंड जो है वो ओरिजिनेट होती है अनइवन सोलर हीटिंग ऑफ द अर्थ की वजह से, वहीं बायोमास जो होता है वो स्टोर करता है केमिकल एनर्जी को, जो कि फिक्स्ड किसकी वजह से होती है? सोलर ड्राइवन फोटोसिंथेसिस की वजह से। और वहीं जो ओशन थर्मल एनर्जी है वो रिलाई करती है सोलर हीटिंग ऑफ द सरफेस वाटर पर, यानी कि जो वाटर सरफेस का उपली मतलब परत होती है उसकी हीटिंग पर जो है वो रिलाई करती है। तो बेस सोलर एनर्जी ही है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी से ये सब एनर्जीज जो हैं बनती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिक्वायर्स अ मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड डीप वाटर ऑफ
ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने पीछे भी आप इसके बारे में थोड़ा आपको बताया कि ओशन थर्मल एनर्जी जो है, ठीक है ना, वो जो बनती है प्लांट में, तो क्या चाहिए होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है कि जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है और जो डीप वाटर का टेम्परेचर होता है, उनमें जो क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जो सरफेस वाटर है वो हीट अप हो जाता है, वो गर्म होता है, और जो डीप वाटर होता है वो हीट अप नहीं होता, वो कोल्ड होता है। अब मिनिमम कितना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, तो वो चाहिए होता है 20 सेल्सियस। ठीक है ना, 20 सेल्सियस का डिफरेंस जो है चाहिए होता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। खैर, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम सिंपली करते हैं द हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हीट ट्रैप्ड हुई होती है, उसी जो हम क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जो है निकालते हैं। ठीक है ना, अब कैसे, देखिए, जियोथर्मल एनर्जी जो है ना, वो टैप करती है हीट को मोल्टन रॉक से अर्थ के मेंटल और क्रस्ट के अंदर, जो कि जो है अंडरग्राउंड वाटर को ना हाई प्रेशर स्टीम में जो है बदल देते हैं, और उसी से जो है जियोथर्मल एनर्जी जो है फिर बनती है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फॉसल फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड बर्न्स विद द लीस्ट रेजिड्यू। ऐसा कौन सा फॉसल फ्यूल है जिसकी तो एक हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और जब वो बर्न होता है तो मतलब आप ये समझिए कि वो कम से कम जो है गंद जो है पीछे छोड़ता है, या जिसे आप पोल्यूशन कहते हो, वट जो भी रेजिड्यू कम से कम छोड़ता है, और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऐसा कौन सा जो है फॉसल फ्यूल है, तो एंथ्रासाइट कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमस कोल। तो इसका राइट आंसर आएगा एंथ्रासाइट कोल। क्या आंसर आएगा, एंथ्रासाइट कोल। देखिए, एंथ्रासाइट कोल जो होता है ना, वो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है, जिसमें 85 से लेकर 90% तक कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है ना, कार्बन कंटेंट होता है, जो कि मैक्सिमम हीट आउटपुट देता है, और बहुत ही कम, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही कम स्मोक और ऐश ये पीछे छोड़ता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा एंथ्रासाइटिक कोल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का क्या रोल होता है, जो कि कैडमियम और बोरोन से बनी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये मैंने ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। होमवर्क दे दूँ क्या, चलो छोड़ो यार, आप बोलोगे होमवर्क दे देता है। ऊपर भी वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी ने भी ये ध्यान से यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसको इसका आंसर पता लग जाना चाहिए कि जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, जो कि कैडमियम और बोरोन से बने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनका क्या रोल होता है। तो उनका सिंपली ये रोल होता है कि वो ऑब्जर्व करें एक्सेस न्यूट्रॉन्स को और रेगुलेट करें चेन रिएक्शन को। ऊपर भी मैंने बताया थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पता नहीं अभी आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं, चलो कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पहली स्टेटमेंट है, चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड बिकॉज इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड हैज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, चारकोल जो होता है बिल्कुल वो एक बेटर फ्यूल होता है लकड़ी के मुकाबले, वुड के मुकाबले, क्योंकि वो बर्न करता है, वो मतलब जलता है विदाउट स्मोक, एंड हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। चारकोल की वुड से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और वो जो है विदाउट स्मोक बर्न होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। खैर, स्टेटमेंट 2 है, चारकोल इज ऑब्टेन्ड थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसका क्या मतलब हुआ, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, मतलब चारकोल हम कैसे बनाते हैं, तो हम जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, यानी कि हम वुड को हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से, उससे चारकोल जो है बनता है, ऑब्टेन होता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो राइट आंसर आएगा इसका, तो राइट आंसर इसका आएगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ अ सोलर कुकर बॉक्स इज अप्लाइड प्राइमरी टू। देखिए, जो ब्लैक कोटिंग होती है इनर सरफेस ऑफ अ सोलर कुकर बॉक्स, उसको अप्लाई किया जाता है किसके लिए, तो सिंपली इसलिए किया जाता है ब्लैक कोटिंग, क्योंकि आपने ये ऐसे भी सुना होगा कि गर्मियों में अगर धूप में आप काला कपड़ा ज़्यादा मतलब पहन के जाते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करता है हीट को। मतलब कि इसका क्या आंसर आएगा, मैक्सिमाइज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट रेडिएशंस। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, राइट आंसर आएगा बी।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाइएस्ट क्लोरीफिलिक वैल्यू अमंग ऑल नॉन फ्यूल्स। देखिए सबसे ज़्यादा क्लोरीफोरिक वैल्यू, ठीक है ना, किसकी होती है, जितने भी फ्यूल्स हैं उनमें से, क्या वो पेट्रोल की होती है, डीजल की होती है, हाइड्रोजन की होती है, मीथेन की होती है, तो वो हाइड्रोजन की जो है सबसे ज़्यादा क्लोरीफिलिक वैल्यू होती है, जो कि कितना अप्रॉक्स 1.5 लाख किलो जूल के जी के मतलब बराबर होती है। कितना मतलब के जी या जूल लगा लो, ठीक है ना, 1.5 लाख की होती है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो है ना अल्ट्रा क्लीन फ्यूचर फ्यूल बन सकता है, मतलब ऐसा कह रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। मैं सोच रहा हूँ इसका एक और पार्ट लाऊं जिसमें मैं थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन जो है उनको रखूं, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो सके, मतलब थोड़ा डीप डाउन या जो डिफ़िकल्ट इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये आपको पता चल सके। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।